नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को कक्षा 10 का पाठ 1 यानी चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को बताने वाला हूं। एक वीडियो में पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरा आज मैं समाप्त कर दूंगा आपको इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बारीकी से बने रहिए और जरा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, हम जो भी बताते हैं आपको बारीकी से बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कैसे किसे कहते हैं? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हुआ दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी जैसे कि दो पदार्थ, मान लीजिए कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है। एक पदार्थ हाइड्रोजन है और दूसरा है ऑक्सीजन। ओके, दूसरा ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का। हाइड्रोजन को हम इससे दर्शाते हैं, इस संकेत हुआ दोस्तों, और ऑक्सीजन को हम ओ से दर्शाते हैं। और जो जल बना आपका वो H2O बना, यानी जल बना। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों, उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। यानी जैसे ये जल बन गया, ठीक है, जैसे ये जल बना दोस्तों, इसको हम पुनः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में हम चेंज नहीं कर सकते, यानी बदल नहीं सकते हैं। यानी ये नोट आपको लिख लीजिएगा दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया को बदला नहीं जा सकता। आपको मालूम हो गया। चलिए आप आगे देखते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है H2, यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल बना, उसके लक्षण देखिए क्या क्या है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके लक्षण से आप पता कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। पहला है दोस्तों अवस्था में परिवर्तन। अगर अवस्था में परिवर्तन होता है तो आप समझे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चाहे रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, यानी ये चारों यानी परिवर्तन होगा ही होगा। चारों में से कोई एक परिवर्तन मान लीजिए दिखाई दिया आपको, यहाँ पे अनुभव हुआ, तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण देख लीजिए इसका। देखिए उदाहरण क्या कहा है कि भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया हुई। लोहे पर जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया हुई। दही का बनना, सिरके का बनना, श्वसन आदि, यानी ये सब क्या है? ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, आपको समझ में आ रहा है। देखिए उसके बाद आती है बात कि अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभिकारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या हो दोस्तों, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, इसी को कहते हैं हम लोग अभिकारक। आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं उत्पाद के बारे में। आइए समझते हैं उत्पाद के बारे में। यानी उत्पाद किसे कहते हैं? तो देखिए अभिक्रिया के पूरा होने के बाद, अभिक्रिया के पूरा होने के बाद निर्मित पदार्थ उत्पाद कहलाता है। यानी जो अभिक्रिया होती है उसके पूरा होने के बाद क्या होता है कि निर्मित पदार्थ उत्पाद कहलाता है। जो निर्मित पदार्थ जैसे कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया किया, ये अभिकारक हो गया। ठीक है, जो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लिया, यानी ये अभिकारक हो गया। इन दोनों के बाद जो निर्मित पदार्थ बना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, उसको कहेंगे हम लोग उत्पाद। ओके, आपको समझ में आ गया। ये आपका संतुलित नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम एक है तो मानते हैं कि मैग्नीशियम एक है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, नहीं ऑक्सीजन में 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं है, यानी इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको संतुलित करेंगे दोस्तों, देखिए कैसा होगा। यानी 2Mg प्लस O2 मिलकर के 2MgO का निर्माण करेगा। यानी आप अगर संतुलित करने के लिए नहीं जानते हैं तो YouTube में वीडियो अपलोड हुआ है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं कि संतुलित कैसे कर रहे हैं। आप वहां से सीख सकते हैं। आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है।
देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है नहीं उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। इसमें अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीक यानी सिंबल, प्रतीक यानी सिंबल को लिखा जाता है। यानी जो अभिकारक, जैसे कि मैग्नीशियम को Mg से सूचित किया, ठीक है, इस सिंबल के साथ इसको लिखा गया। ऑक्सीजन को O से सूचित किया गया, यानी उसके सिंबल होते हैं उसके साथ उसको लिखा जाता है। आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका है भौतिक अवस्था। जो भौतिक अवस्था होती है हम उसको देखिए ठोस दिया हुआ है, यानी ठोस को हम S से लिखते हैं, और ठोस यानी सॉलिड, ओके, और द्रव यानी लिक्विड को L से, और गैस को G से, और जो जल विलयन होता है उसको AQ से लिखते हैं। आपको समझ में नहीं आया ना? चलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन गैस है, यानी इसको G से ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, इसको हम ब्रैकेट में G से लिखेंगे। अब जो इतना अभिक्रिया करके बना तो क्या बना? H2 यानी जल बना, यानी जल क्या है? लिक्विड यानी द्रव है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? L से लिखेंगे। आपको समझ में आ गया कि भौतिक अवस्था के साथ लिखना है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों जब अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, यानी ये क्या बन गया? सॉलिड बन गया, ठोस बन गया। आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके प्रकार के बारे में समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जैसे प्रकार है ये हैं, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देखिए पहला प्रकार क्या है? संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि ए क्या है? ए एक पदार्थ है, दूसरा बी पदार्थ है। जब ये दोनों पदार्थ आपस में मिलेगा तो ए बी का निर्माण किया, यानी एक पदार्थ का निर्माण किया, इसी को कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए आगे आप लोग का क्या है? जैसे कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ओके, जैसे कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक पदार्थ है और दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में मिला तो जल का निर्माण किया, ठीक है, यानी एकल उत्पाद का निर्माण किया। उसके बाद देखिए आगे आपका है कार्बन। ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? उसके बाद कार्बन एक पदार्थ है और ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ है। जब ये दोनों आपस में मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का निर्माण किया। अब आइए समझते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया क्या है? यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या होता है? जो अभिकारक होते हैं वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं। जो अभिकारक होते हैं वो टूटकर क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बदल जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? वियोजन अभिक्रिया। मतलब आप क्या कहा इसमें दोस्तों कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बदल जाते हैं, यानी जो अभिकारक होते हैं वो टूटकर क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बदल जाते हैं। आइए अब इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। अगर आप उदाहरण देख लेंगे तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए इनके उदाहरण क्या क्या है। देखिए जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये 3 प्रकार से वियोजित होती है। पहला आपका प्रकाश के द्वारा वियोजित होती है, उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन, यानी तीनों के द्वारा ये वियोजित होती है, ठीक है। पहला उसमें वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाश वियोजन। यानी जो होती है ये वियोजन अभिक्रिया वो 3 तरह से वियोजन होती है। कौन कौन? पहला ऊष्मा के द्वारा होती है, दूसरा विद्युत के द्वारा और तीसरा क्या है? प्रकाश के द्वारा। एंड जो ऊष्मा जब हम CaCO3 में देंगे तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ये करेगा। यानी अभिकारक ये हो गया, ये अभिक्रिया हो गया। जो अभिक्रिया है 2 अब उत्पाद के रूप में टूट गया, यानी इसी को कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। उसी तरह आपको दिया हुआ है विद्युत वियोजन। जब इसमें H2O को हम
क्या बोलते हैं इसको, विद्युत देंगे तो इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग कर देगा। और तथा ये क्या है कि AgCl, जब इसको हम प्रकाश देंगे तो Ag को अलग कर देगा और Cl को अलग कर देगा, यानी दो या दो से अधिक में ये टूट गया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ स्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आया? चलिए आप इसका उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है Fe यानी लोहा, F यानी लोहा और CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। जब ये अभिक्रिया किया तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, लोहा है। Fe है तो ये कम क्रियाशील तत्व है, लोहा से ये कम क्रियाशील है, इसीलिए क्या होगा, ये क्या करेगा, यौगिक को, जो इसका यौगिक है उसको अपने और स्थापित कर लेगा। जो Fe है FeSO4 हो जाएगा और जो Cu है Cu कुछ नहीं होगा, Cu अपने आप में रह जाएगा। जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व के साथ उसके यौगिक को क्या करता है, विस्थापित कर लेता है। तो यही इसका यौगिक को क्या किया, ये विस्थापित कर लिया, अपनी ओर ये विस्थापित कर लिया। आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है आपका, आप विस्थापन अभिक्रिया समझ लिए, अब समझिए आप द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण, देखिए आपको जो हम बोलते हैं उस चीज को आप फोकस कीजिए, ठीक है, ना कि आप यहाँ देखिए कि कहाँ गलती लिखा है। अगर आप गलती ढूंढेंगे दोस्तों ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हम आपको समझाने के लिए कहीं गलती हो जाता है तो आप बाय मिस्टेक गलती हो जाता है, ठीक है, इसीलिए आप लोग गलती पे ध्यान ना दें, हम जो आपको बता रहे हैं उस चीज को समझिए। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें में लिखा है, लेकिन जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उत्पाद का जो निर्माण होता है ना, वो दो यौगिकों के बीच, जो यौगिक होता है ये दो यौगिकों के बीच जो आयन होते हैं इसके आदान प्रदान होते हैं, उसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है दोस्तों, देखिए उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है NaSO4 यानी NaSO4 यानी सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट। हम आपको हिंदी में इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, एकदम बारीकी से समझ में, ना कि आपको हम बता दें कि Na2SO4 क्या है, भैया आपको मालूम ही ना चले, आप कैसे बताएंगे, आपको समझ में कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए आपको हम आपकी सुविधा के लिए इसको लिखते हैं, किसको, मतलब जो Na2SO4 को हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट। ओके, अब जो अभी उसके बाद क्या है, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बोला गया है यहाँ पे, इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान आयनों के आदान प्रदान से होता है। जो आयन होते हैं, इसका जो आयन है, ये जो SO4 है ये बेरियम में चला जाएगा, और जो क्लोराइड है ये क्या हो जाएगा, Na में आ जाएगा, सोडियम में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वही हुआ है जिससे हम बताएं आपको, कि बेरियम SO4 हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका NaCl था, NaCl में आपका बदल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड में आपका बदल जाएगा। आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम समझते हैं अगला, यानी इसके बाद का, यानी उपचयन और अपचयन के बारे में। यानी अपचयन लिख दिए हम आगे, तथा उपचयन के बारे में समझेंगे, अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कैसे, इसकी परिभाषा क्या है, हर एक डिटेल आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं।
तो चलिए आइए देखिए अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जो अपचयन अभिक्रिया होती है हम उसको क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जो अपघटन अभिक्रिया होती है किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन की वृद्धि होना, यानी जो हाइड्रोजन की वृद्धि या फिर ऑक्सीजन की कमी होना। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी जो इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। तो देखिए ऑक्सीजन की इसमें कमी हो गई, Cu में जब यहाँ पे ऑक्सीजन था भैया तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, और जो हाइड्रोजन है इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं, यानी हाइड्रोजन की इसमें वृद्धि हुई। तो इसी को कहते हैं हम लोग अपचयन यानी अपघटन अभिक्रिया। अब समझते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया के बारे में, उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना ही क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की क्या होता है, कमी। यानी जो अपचयन होती है अभिक्रिया वो उपचयन के उल्टा होती है, यानी ऑपोजिट होती है। यानी उस ऑपोजिट को आपको लिखना है, यानी आप दोनों में से किसी एक को समझ गए तो समझ लीजिए कि आप इसको भी समझ गए पूर्णतः, क्योंकि आपको इसके ऑपोजिट चलना है। तो देखिए क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना ही क्या कहलाती है, अब उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसके उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि C यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है इसमें ऑक्सीजन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, यानी यही है आपका उपचयन अभिक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए हम लोग अब समझने वाले हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया हम किसे कहते हैं और पूरी बारीकी से समझेंगे। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों ही क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जो उपचयन तथा अपचयन दोनों ही क्रिया होती है उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया यानी उपचयन तथा अपचयन दोनों ही क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे के लिए उदाहरण के लिए जैसे समझ लीजिए यहाँ पे CuO और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया की है तो इसमें उपचयन का भी अभिक्रिया आ गया और अपचयन का भी अभिक्रिया आ गया, इसमें दोनों अभिक्रिया आई है दोस्तों, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और आपको बता दिए हम पहले कि इस वीडियो में पूरा अध्याय खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। जो दैनिक जीवन में होते हैं हमारे उपचयन अभिक्रिया उसके प्रभाव के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए कि संक्षारण किसे कहते हैं। पहली बात आती है संक्षारण। हम संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं तब धातु क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। इसी को हम कहते हैं संक्षारण कहते हैं। आशा एक बार पुनः पढ़ लेते हैं इसको हम लोग कि जब कोई धातु नमी, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब धातु क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। इसी को कहते हैं संक्षारण। आप क्या कीजिए, नोट बनाइए दोस्तों, आप नोट में इसको लिखिए आपको ताकि समझ में आए। आप वीडियो को कई बार देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं, उससे अधिक देखने का मन ही ना करेगा। तो इसीलिए आप इसको कॉपी में लिखिए ताकि आप पढ़ें, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए उदाहरण इसका देख लीजिए पहले आप, लोहे में जंग लगना, यानी ये क्या है, संक्षारण होती है। उसके दही चांदी में काली परत, चांदी का जो काली परत होता है यही क्या होती है, संक्षारण के कारण होता है। परत पड़ना, उसके बाद देखिए तांबे में हरी परत, ये भी संक्षारण के कारण ही पड़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, आगे है दोस्तों आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, हम विकृत गंधिता किसे कहते हैं, यानी खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध को का बदल जाना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। यानी जो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद, जो तेल होते हैं और जो वसा के जो मंद होते हैं ऑक्सीकरण
से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना। ऑक्सीकरण से क्या होता है, उसका स्वाद और गंध क्या होता है, बदल जाता है। इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी तापमान के आधार पर दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार हैं। पहला है आपका ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम लोग समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, प्लस में क्या किया, ऊष्मा यानी कितना है दोस्तों 94 किलो कैलोरी का, यानी ये ऊर्जा का क्या किया दिया, ऊर्जा दिया, इसमें ऊर्जा आया। जब ये दोनों अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनबे किया, लेकिन इतना उसने कितना कैलोरी ऊर्जा दिया। अब समझते हैं हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए समझते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश विद्युत की आवश्यकता पड़े, यानी जिन अभिक्रिया में उष्मा को तोड़ने के लिए जो उष्मा होती है उसको अभिकारक को जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए जो अभिकारक है दोस्तों इसको तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया जैसे कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि विजनन अभिक्रिया को हम तीन तरह से तोड़ सकते हैं, उष्मा के आधार, उष्मा से, प्रकाश से, विद्युत से। यानी इसमें भी वही है दोस्तों कि जिन अभिकारक को तोड़ने के लिए जो अभिकारक है इसको तोड़ने के लिए हमको उष्मा, प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। और देखिए जैसे कि CaCO3 है, जब इसमें हम उष्मा देंगे तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा, इसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो बाय बाय। अब वीडियो यहीं पे खत्म होने वाली है, क्योंकि देखिए अगर बाय चांस कोई भी टॉपिक छूटी हुई है तो हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। हमको लगता है कि उम्मीद के अनुसार कि ये जो चैप्टर है ना अभी खत्म हो चुका है। तो बाय बाय, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बाय बाय, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।